हे गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, ये विज़न की 19 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइस, अगर आपने मेरा टेलीग्राम पेज ज्वाइन नहीं कर रखा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अगेन आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक मिल जाएगा। फाइन, तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द इसरो प्लान्स फॉर न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ इन स्पेस। तो गाइस, ये जो हमारी न्यूज़ जाएगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। फाइन, तो इसरो की आई होप आपको फुल फॉर्म पता होगा। दैट इज़ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या है, जो इसरो का एक यूआर राव सैटेलाइट सेंटर है, उन्होंने कुछ प्रपोजल्स इनवाइट करे हैं कि किस तरह से वो 100 वॉट का रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या कर सके, डेवलप कर सके। समझ आई? सिंपल बात है ये कि इसरो का एक सेंटर है जिसका नाम है यूआर राव सैटेलाइट सेंटर। फाइन, तो उन्होंने क्या किया, प्रपोजल्स इनवाइट करें। मतलब कि अभी प्रपोजल्स किससे इनवाइट करेंगे, डिफरेंट जो इन ऑर्गेनाइजेशंस या जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो इन सब में इंडल्ज रहे हैं, तो वहाँ से वो प्रपोजल्स इनवाइट करेंगे सो दैट वो 100 वॉट का रेडियो आइसोटॉप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। फाइन, जो यूआरएससी है, दैट इज़ द यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, ये इसरो का एक खुद का ही सेंटर है जो क्या करती है, सभी जो इंडिया में सैटेलाइट्स बनती हैं उनको डिज़ाइन करती हैं, उनका डेवलपमेंट करती है, फैब्रिकेशन करती है, टेस्टिंग करती है। फाइन, सो नाउ यू शुड नो अबाउट दैट सेंटर ऑफ द इसरो, दैट इज़ द यूआर राव सैटेलाइट सेंटर। और इसका काम क्या है, जो भी इंडिया में सैटेलाइट बनती हैं उनको डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, फैब्रिकेट करता है और टेस्टिंग करता है। फाइन, इसके अलावा जो सेंटर है ये क्या, अब देखो इन्होंने क्या किया है, प्रपोजल्स को इन्वाइट किया, किसके लिए, आरटीजीस के डेवलपमेंट के लिए। अब ये आरटीजी क्या होता है, देखो सेंटर क्या करेगा, आरटीजी को यूज़ करके, देखो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाम से समझ में आ रहा है कि हम क्या करेंगे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके हम कुछ पावर जनरेट करेंगे। फाइन, तो हम क्या करेंगे, आरटीजी को यूज़ करके पावर जनरेट करेंगे सो दैट जो इसरोज़ के जो डीप स्पेस मिशंस हैं वहाँ पे हम थर्मल मैनेज कर सकें। अब जरा हम इस बार पढ़ लेते हैं एक बार, रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर है क्या। देखो गाइस, ये एक लाइट वेट और एक स्पेस क्राफ्ट पावर सिस्टम है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलायबल है, मतलब कि ईजी टू यूज़ है और आप इस पर भरोसा कर सकते हो। ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करता है। अब ये इलेक्ट्रिक पावर को कैसे जनरेट करता है, वो क्या करता है, जो प्लूटोनियम 238 है, देखो गाइस एक ये एलिमेंट है। फाइन, तो ये एक एलिमेंट है, उसका जब नेचुरल रेडियो एक्टिव डीके होता है तो उसमें से कुछ हीट रिलीज होती है और उसी से हीट को यूज़ करके वो इलेक्ट्रिक पावर क्या करता है, जनरेट करता है। फाइन, इन द फॉर्म ऑफ प्लूटोनियम डाइऑक्साइड। तो ज़्यादा दिमाग न लगाओ, सिंपल है कि ये क्या करता है, सिंपल बात है, बस ये इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करता है। किसके थ्रू करता है, प्लूटोनियम से जो रेडियो एक्टिव डीके होता है उससे जो हीट निकलती है उससे करता है। फाइन, इसके अलावा क्या होता है, जो लार्ज डिफरेंस होता है टेम्परेचर में बिटवीन दिस हॉट फ्यूल एंड द कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द स्पेस, वो हम अप्लाई करते हैं अक्रॉस स्पेशल सॉलिड स्टेट मेटेलिक जंक्शन, जिसे हम थर्मोकपल भी बोलते हैं, जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है विदाउट एनी मूविंग पार्ट। फाइन, अगेन बोलूँगी, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जितना समझ में आ रहा है उतना समझो, बिकॉज जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जितने भी जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़ा सा उसमें दिमाग ज़्यादा लगता है, आपको उतना ही लगाना है जितना आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। फाइन, इसके अलावा समटाइम्स हम इसको न्यूक्लियर बैटरीज भी बोल सकते हैं, बिकॉज ये जो होती हैं वो नॉन फिशन रिएक्टर्स होते हैं और ना ही ये प्लूटोनियम होते हैं, द टाइप विच इज़ यूज फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। फाइन, मतलब कि देखो न्यूक्लियर वेपन्स में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो इसमें यूज़ नहीं होते, तो इसलिए हम इसको फिशन रिएक्टर्स नहीं बोलते। फाइन, तो आरटीजीज आर नॉट फिशन रिएक्टर और ना ही ये कोई प्लूटोनियम है, क्योंकि जो प्लूटोनियम है हम उसको, क्योंकि हम इसमें जो यूज़ करें वो प्लूटोनियम से हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जबकि जो प्लूटोनियम है उसको हम कहीं भी यूज़ नहीं करते फॉर न्यूक्लियर वेपन्स। फाइन, तो इसलिए हम इसको फिशन रिएक्टर नहीं बोलेंगे। मोर देन 2 डजन यूएस स्पेस मिशन, इसके अलावा यूएसए ने जितने भी अपने स्पेस मिशंस किए हैं, मोर देन डजन, मतलब कि 24-25 से भी ज़्यादा तो यूएस स्पेस मिशन किए हैं, उन्होंने आरटीजीएस को यूज़ किया है सिंस द फर्स्ट वन वाज लॉन्च। और उसमें जो यूएसए ने आरटीजीएस यूज़ करके जो स्पेस में जो मिशन भेजा था वो 1961 में भेजा था, लाइक कैसिनी, न्यू हॉरिजॉन, क्यूरियोसिटी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो नासा ने किया ऑलरेडी स्पेस मिशंस में आरटीजीएस को यूज़ किया। फाइन, नेक्स्ट जरा हम पढ़ लेते हैं, इसके अलावा कौन सी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें नासा यूज़ करती है। अभी हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे हमने हमें आरटीजी टेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो इसके अलावा नासा ने और कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करी हैं। एक है न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन। इसमें क्या होता है, ये कैसे वर्क करती है, इसमें एक लिक्विड प्रोपेलेंट होता है जिसका नाम हाइड्रोजन है,
देखो वैसे तो हाइड्रोजन गैस भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है। फाइन, तो इसमें क्या होता है, दिस सिस्टम वर्क बाय पंपिंग अ लिक्विड प्रोपेलेंट, जिसको हाइड्रोजन होता है, इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एक रिएक्टर कोर के थ्रू भेजते हैं और यूरेनियम एटम वहाँ पे स्प्लिट होता है इनसाइड द कोर और फिर वो एक हीट जनरेट करता है थ्रू फिशन। फाइन, सिंपल है। देखो इस पावर जनरेट करने में ये होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, जैसे हीट जनरेट करेगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगी, तो यही काम कहीं ना कहीं से हमको हीट जनरेट करनी है। इस सिस्टम में क्या होता है, जो हाइड्रोजन जाता है वो यूरेनियम एटम से फिर स्प्लिट हो जाता है और जैसे ही वो स्प्लिट होता है तो क्या होती है, हीट जनरेट हो जाती है और फिर ऐसे ही इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। सिंपल। एनटीपी सिस्टम हम कभी भी अर्थ पे यूज़ नहीं किए सकते और ना ही हमने ऐसा डिज़ाइन किया है टू प्रोड्यूस द अमाउंट ऑफ थ्रस्ट नीडेड टू लीव द अर्थ सरफेस। ठीक है, जो एनटीपी सिस्टम है ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं डीप स्पेस मिशंस के लिए। इवन कि अगर हम मार्स में इसको यूज़ करते हैं तो ट्रैवल टाइम हमारा 25% रिड्यूस हो सकता है। मोर इम्पोर्टेंटली इसका जो फ्लाइट का जो क्रूज एक्सपोजर है कॉस्मिक रेडिएशन से वो भी कम होता है। लाइक अगर कोई भी एस्ट्रोनॉट जा रहा है तो ऑफकोर्स आप स्पेस में जा रहे हो तो उनको कितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा डिफरेंट रेडिएशंस का, तो इसके अगर इसके यूज़ करेंगे तो इससे जो फ्लाइट का जो क्रू है वो कॉस्मिक रेडिएशन से इतना एक्सपोज नहीं होता। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा, नहीं समझ में आए तो एक बार आपको रिपीट पे सुनो तो आपको पक्का आ जाएगा। नेक्स्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स सेज चाइना इज रेजिस्टिंग द बायलैटरल न्यूक्लियर आर्म्स टॉक। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है सिक्योरिटी में कवर होगी, तो गाइज अंडर GS1 और सॉरी GS2। तो जरा हम देखते हैं, इससे पहले USA ने एक प्रपोज किया था न्यू स्टार्ट ट्रीटी का आगे सक्सेसर मतलब कि उसी ट्रीटी को क्या करना, या तो कंटिन्यू करना या फिर उसको रिप्लेस करके उसी जैसा कुछ उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, तो इससे पहले USA ने एक सक्सेसर प्रपोज किया था टू न्यू स्टार्ट आपको पता होना जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिस जो मल्टीलेटरल थी इंक्लूडिंग द चाइना। मतलब कि हमने इस ट्रीटी में USA ने चाइना को भी इन्वॉल्व किया था, सो दैट देखो गाइस नाम से समझ में आ रहा है कि हम स्ट्रेटेजिकली किस तरह से जो आर्म्स हैं, जो हथियार हैं, उनको रिड्यूस कर सकें। फाइन, USA ये वरी है कि चाइना की जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है या फिर जो न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोलिफ्रेशन है वो चाइना का डबल हो चुका है अगर ये ट्रीटी हमने चाइना के बिना कंटिन्यू करी। देखो इस ट्रीटी का एम यही है कि हमें क्या करना है, जो भी कंट्रीज़ इस ट्रीटी में इन्वॉल्व होगी वो अपने पास न्यूक्लियर वेपन्स का क्या नहीं कर सकती, प्रोलिफ्रेशन नहीं कर सकती। अगर हम इसमें चाइना को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो चाइना क्या कर देगा, जितना भी अभी उसके बाद न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उसको डबल कर लेगा। ठीक है, इसलिए हमें चाइना को इन्वॉल्व करना इसलिए ज़रूरी था। हाउएवर चाइना ने रिफ्यूज़ कर दिया, उसने मना कर दिया कि नहीं वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी को ज्वाइन नहीं करेगा। अब आप देख सकते हो ग्लोबल न्यूक्लियर वारहेड आर्सेनल्स किस किस के पास कितना है। रशिया के पास भाई देखो कितना है, इतना ज़्यादा 6,500 कुछ है। USA के पास फिर उससे कम है, फ्रांस, चाइना, UK, इजराइल, पाकिस्तान, इंडिया। आप देख सकते हो पाकिस्तान और इंडिया के पास कितना कम है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और भी कम है। फाइन, रशिया ने यह भी अपोज किया है कि बोला है कि कहीं ना कहीं दिस इज़ कॉल्ड एज अ डेलिबरेट डिस्टोर्शन ऑफ आवर पोजीशन। मतलब कि कहीं ना कहीं देखो चाइना ने मना कर दिया ज्वाइन करने के लिए और रशिया अगर ज्वाइन करेगा तो रशिया को ये लगेगा कि भी कहीं ना कहीं क्या हमारी पोजीशन को डिस्टोर्ट किया जा रहा है। इट सेज कि चाइना अगर इस ट्रीटी में इन्वॉल्व होगा तो एक तरह से कन्फ्यूजिंग होगा, बिकॉज इससे कहीं ना कहीं वो USA और रशिया को लिमिट कर रहे हैं टू 1550 वॉरहेड ईच, वेयर एज चाइना एस्टिमेटेड टू हैव अराउंड 290 वॉरहेड। इसके अलावा रिसेंटली क्या USA ने अपनी न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स जो कंट्रोल ट्रीटी है वो रशिया के साथ एक्सटेंड करी है 5 साल के लिए। मतलब कि USA की ये ट्रीटी सेम किसके साथ थी, रशिया के साथ थी, और ये जब 2019 में जब खत्म हो गई थी तो इसको एक्सटेंड कर दिया अगले 5 सालों के लिए। ट्रीटी सबसे पहले USA ने जो रशिया के साथ करी थी वो 2011 के लिए आई थी, जिसमें हमने क्या किया था, लिमिट्स करा था USA और रशिया की पावर की वो अपने पास इतना, मतलब कि हर एक जो कंट्री है USA और रशिया दोनों के दोनों 1550 से ज़्यादा अपने पास न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं रख सकती, और दोनों कंट्री ने अपने पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी, चाहे वो लैंड सबमरीन बेस्ड मिसाइल्स हैं उनको वो मतलब कि ज़्यादा नहीं लग सकती एंड बॉम्बर्स टू डिलीवर दैन। फिर क्या हुआ था, जो न्यू स्टार्ट जो पॉलिसी आई थी 2011 में, उसने क्या किया था 1991 की जो स्टार्ट 1 ट्रीटी थी उसको रिप्लेस कर लिया था, जो दिसंबर 2009 में एक्सपायर हो गई थी। मतलब देखो नाम बदलते रहते हैं, जो ट्रीटी है अगर देखा जाए तो इनिशियली 1991 से ही जब से USSR अलग हुआ था। फाइन लेकिन क्या हुआ था, इसका नाम पहले स्टार्ट 1 ट्रीटी था, 2009 में एक्सपायर होगी, तो उसके बाद 2011 में इसका नाम न्यू स्टार्ट 1 पॉलिसी कर दिया, और फिर 2002 में स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी थी उसको सुपरसीड करा था, जो अगेन टर्मिनेट हो गई थी जब न्यू स्टार्ट पॉलिसी फोर्स में आई थी। नेक्स्ट न्यूज़ है, डार्क वाटर वाइल शिप्स आर पोल्यूटिंग द एयर लेस देयर वाटर पोल्यूशन फुटप्रिंट इज द राइजिंग।
तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी एनवायरनमेंट कवर होगी। अभी क्या है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन सल्फर 2020 विज़न एक ही रिपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ही पब्लिश करता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये बोला है कि हम क्या करते हैं, जो शिप्स में फ्यूल होता है, जैसे आपको पता है शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, तो शिप्स के फ्यूल में जो सल्फर कंटेंट होता है उस पर हमें कुछ स्टैंडर्ड्स कैप रखनी चाहिए। मतलब कि जो शिप्स के अंदर फ्यूल, जैसे आपका गाड़ी पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, उसी तरह जो शिप जो फ्यूल यूज़ करती हैं तो उनके स्टैंडर्ड्स कुछ सेट करने चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो उससे क्या होएगा, जो 77% रिड्यूस होंगे हमारे ओवरऑल सल्फर ऑक्साइड एमिशन। 2020 में भी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बोला था, रूल बैनिंग सल्फर हैवी फ्यूल के एनफोर्समेंट को स्टार्ट किया था, बिकॉज जो ये फ्यूल है शिप का फ्यूल वो कहीं ना कहीं क्या वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा राइज करते हैं। ठीक है, सिंस जो सल्फर लाइट फ्यूल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए IMO ने अलाउ किया था कि शिप्स अपने पास एक एग्जॉस्ट स्क्रबर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब कि IMO ने 2020 में क्या बोला था, सो दैट हम सल्फर एमिशंस को कम कर सके, तो उन्होंने बोला कि आप सल्फर लाइट फ्यूल यूज़ करो एज़ कम्पेयर टू सल्फर हैवी फ्यूल। लेकिन जो सल्फर लाइट फ्यूल था वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए IMO ने अलाउ किया कि चलो ठीक है आप सल्फर हैवी फ्यूल ही यूज़ कर लो, लेकिन साथ में आप अपनी अपनी शिप्स में एक स्क्रबर इंस्टॉल कराओ। जो स्क्रबर क्या करता है, वो वाटर क्या करता है, वो कुछ पोल्यूटेंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम द एग्जॉस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि वो जो पोल्यूटेंट्स हैं वो वाटर को उतना इफेक्ट नहीं करते। फाइन, दो तरह के स्क्रबर्स होते हैं, ओपन लूप होते हैं, क्लोज लूप स्क्रबर्स होते हैं। जो ओपन लूप स्क्रबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को डंप कर देते हैं इनटू द सी एट द पोर्ट में जाकर करते हैं, जबकि क्लोज लूप स्क्रबर क्या करते हैं, वेस्ट वाटर को पहले ट्रीट करते हैं बिफोर डंपिंग। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या है, हम पोल्यूटेंट इससे कम कर सकते हैं। हाउएवर बैन की वजह से भी क्या है, लोग फिर भी स्क्रबर्स को फिट करते रहे। डाटा ने शो किया है कि जो स्क्रबर्स हैं वो मेनली जो लोग इंस्टॉल कर रहे हैं वो ओपन लूप कर रहे हैं, मतलब कि क्लोज लूप ज़्यादा इफेक्टिव है बिकॉज वो वेस्ट वाटर को ट्रीट करते हैं, लेकिन नहीं, लोग जो मेनली स्क्रबर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं वो ओपन लूप कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो 10 गीगा टन्स ऑफ स्क्रबर वेस्ट वाटर है वो डंप होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट्स होते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, इंक्लूडिंग कुछ कार्सिनोजेनिक हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं। और इसकी वजह से क्या है, जो हमारा सेंसिटिव मैराइन इकोसिस्टम है वो सिर्फ एंडेंजर्ड ही नहीं हुआ है, बल्कि हमारा जो ह्यूमन हेल्थ को भी थ्रेटन कर रहा है, इंक्लूडिंग क्योंकि बिकॉज सी फूड जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके थ्रू क्या कर रहा है, ह्यूमन हेल्थ को क्या कर रहा है, वो मतलब कि डेंजर कर रहा है। इसके अगेंस्ट में जो इंडिया ने बोला, अपना एक सागरमाला प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके अंदर ये था कि शिप्स जो हैं अपने शिप्स जो हैं वो क्लोज लूप स्क्रबर्स को इंस्टॉल करें, सो दैट हम वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करें। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि जो सागरमाला है वो इंडिया का, ये आपको पता ही होगा, पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसमें हम वाटर ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करें, और वो भी वाटर ट्रांसपोर्ट वैसा जो वाटर फ्रेंडली हो, ना कि वाटर को पोल्यूट करे। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, दैट इज wholesale price index inflation rises to the 11-year high to 10.49% and CPI based retail inflation fall to 4.3% in April। तो गाइज ये जो हमारी न्यूज़ है इकोनॉमी में कवर होगी। आई होप गाइज आपको होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में कुछ पता होगा। देखो ये होलसेल प्राइस इंडेक्स हम होलसेल प्राइस के अकॉर्डिंग कवर देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हम चीज़ों की वैल्यू रिटेल मार्केट के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, अभी क्या है, 11 साल में पहली बार हुआ है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है, और जबकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा कम हुआ है अप्रैल में। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेस्ड इन्फ्लेशन मतलब महंगाई है, वो इसलिए बढ़ा है बिकॉज क्या है, ऑयल की कमोडिटी प्राइजेस ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और उनका इफेक्ट कम हो रहा है। वाइल जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो इसलिए गिरा है बिकॉज कहीं ना कहीं हमारी इंडिया में लॉकडाउन की वजह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो थोड़ी कम हुई है। इसके अलावा RBI ने कंफर्म किया है कि हाइयर ड्रॉप इन द डिमांड एज़ कम्पेयर टू सप्लाई, मतलब कि सप्लाई ज़्यादा हो रही है लेकिन डिमांड कम है, जिसकी वजह से जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कम हुआ है। वो क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया, लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। इन्फ्लेशन मेजर किया जाता है दो तरह से, CPI एंड द WPI। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वो इंडिकेट करता है कि जो इकोनॉमी की परचेसिंग प्राइस है वो डिक्रीज हो गई, एंड द वाइस वर्सा। ये आपको पता ही होगा इन्फ्लेशन कब बढ़ता है, जब मतलब कि टू मच गुड्स चेजिंग द फ्यू गुड्स, आई मीन मतलब कि बहुत लोग फ्यू गुड्स को चेज करें तो इन्फ्लेशन होता है। फाइन, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो जो इकोनॉमी की जो परचेसिंग प्राइस है वो डिक्रीज़ होता है। ठीक है, इन्फ्लेशन अच्छा है, लाइक अगर किसी देश में महंगाई हो रही है वो अच्छी इकोनॉमिक इंडिकेटर अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स अगर वो एक हद तक हो रही है, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ती रही देन इट इज़ नॉट गुड। फाइन, इसको बोला जाता है इससे ग्रोथ को सपोर्ट करता है और इंस्टेबिलिटी को रिड्यूस करता है। क्योंकि प्राइजेस जब
जब ही ज़्यादा जाते हैं। देखो महंगाई कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है ना। अब आप देख लो इंडिया में आप एक पेन खरीद लो तो 10 रुपये का, यूएसए में वो 50 रुपये का मिलेगा, बिकॉज वहाँ पे लोगों के पास पैसा ज़्यादा है। जब प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करते हैं, बार बार चीज़ों को खरीदते हैं और फिर ज़्यादा पे करते हैं। व्हेन प्राइसेस आर गोइंग अप पीपल वांट टू बाय नाउ रेदर देन पे मोर लेटर, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ जाती है शॉर्ट टर्म के लिए। एज अ रिजल्ट क्या करते हैं, जो स्टोर्स होते हैं वो ज़्यादा बेचते हैं और फैक्ट्रीज ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं। लो इन्फ्लेशन क्या करते हैं, वो हाई लेवल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट डेब्ट को एडवर्सली इम्पैक्ट करते हैं एंड दे आर टिपिकली कॉन्ट्रैक्टेड इन नॉमिनल वैल्यूज। अ लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन विल कीप द रियल वैल्यू ऑफ डेब्ट हाई। अब जरा हम देख लेते हैं सीपीआई और होलसेल प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस होता है। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे सभी असेंशियल कमोडिटीज़ के प्राइस को मेजर करता है कंज्यूमर लेवल पे, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स सिर्फ प्रोड्यूसर लेवल पे, मतलब कि जहाँ जिस फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस हो रहा है, सिर्फ अगर सपोज करो कोई चीज़ 5 रुपये की प्रोड्यूस हो रही है लेकिन मार्केट में वो 8 रुपये की बिक रही है, तो कंज्यूमर के अकॉर्डिंग 8 रुपये के हिसाब से गिना जाएगा और होलसेल के प्राइस में वो 5 रुपये के अकॉर्डिंग गिना जाता है। जो कमोडिटीज़ हम कंसीडर करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स में वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स होते हैं। वेटेज आप देख लो, प्राइमरी आर्टिकल्स हो गए जैसे फूड हो गया, फ्यूल एंड पावर हो गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में देखो सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती, तो यू शुड नो फाइन। इसमें फूड एंड प्रोडक्ट्स कवर होता है, हाउसिंग भी, क्लोथिंग भी एंड फ्यूल। लेकिन जो आरबीआई वो सीपीआई को यूज़ करता है फॉर इन्फ्लेशन टारगेट, तो यू शुड नो कि आरबीआई सीपीआई को क्यों यूज़ करता है, बिकॉज उसमें सर्विसेज कवर होती हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज कवर नहीं होती, इसलिए आरबीआई जब भी इन्फ्लेशन टारगेटिंग करता है, मैंने आपको बताया इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है, हर 4 साल में क्या करता है आरबीआई देखता है कि 4 साल में इन्फ्लेशन कितना बढ़ सकता है, तो वो एक एज्यूम करता है, ठीक है, तो उसमें वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज़ करता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, India reiterates its support for the Palestine cause and its unwavering commitment to the two-state solution। तो गाइस ये जो हमारी न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस में कवर होगी। इंडिया ने रीइटरेट्स का मतलब ऐसा बोला है, इंडिया ने स्टेट किया कि वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है और एज़ यूजुअल इंडिया पहले भी बोलता था कि 2 स्टेट ही सोल्यूशन है, मतलब कि इसराइल और पैलेस्टाइन को अपना जल्दी से जल्दी जो भी है एक मुद्दे पे आ जाना चाहिए, क्या कंक्लूजन पे आना चाहिए, और वही इंडिया ने अभी भी बोला, ठीक है। इंडिया हैज़ रिफ्यूज टू पिक अ साइड, मतलब कि इंडिया ने सही बताओ तो इंडिया ने किसी की साइड नहीं ली, ना इसराइल की ना पैलेस्टाइन की, तो किसी एक पर्टिकुलर साइड को लेने में इंडिया ने मना कर दिया। लेकिन उसने अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक स्टेटमेंट दी है और उसने बोला कि हमें 2 स्टेट सोल्यूशन पे बैलेंस अप्रोच बना के रखनी चाहिए, मतलब कि इसराइल पैलेस्टाइन दोनों को एक बैलेंस बना के रखना चाहिए इस क्राइसिस में। और बोला और लेकिन स्टेट एंड अनाउंसिंग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द जस्ट पैलेस्टाइन कोस, लेकिन हाँ जो भी पैलेस्टाइन में हुआ है उसको इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट किया है, ठीक है। हिस्टोरिकली इंडिया हमेशा पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया। 1948 में भी इंडिया ने वोट किया था अगेंस्ट द इसराइल क्रिएशन, जब इसराइल बना था 1948 में, तब इंडिया ने अगेंस्ट इसके वोट किया था अंटिल 1992। लेकिन फिर क्योंकि बिकॉज तब तक इंडिया के अच्छे डिप्लोमेटिक टाइज नहीं थे इसराइल के साथ, ठीक है। हाउएवर इसराइल ने काफ़ी बार इंडिया की हेल्प करी, 1971 में भी, इसके अलावा कारगिल वार हुआ तब भी इंडिया ने हेल्प करी। 2013 तक इंडिया इसराइल का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गया था एशिया में। तो आप देख रहे हो कि इंडिया और इसराइल के कितने अच्छे रिलेशंस बन गए थे। फिर जो इंडिया और इसराइल के बीच में जो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब जो भी डिस्टेंस है, डिड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद द पैलेस्टाइन। 2003 में इंडिया ने क्या किया है, यूएन रेजोल्यूशन को वोट किया अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्ट बैंक वॉल बाय द इसराइल, फाइन। 2011 में इन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट किया पैलेस्टाइन को यूनेस्को का फुल मेंबर बनाना चाहिए, तो फेवर में फिर वेट किया। 2014 में इंडिया ने फिर यूएनएचआरसी रेजोल्यूशन में बोला कि हाँ इसराइल ने जो ऑफेंस किया है गाज़ा में उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, फाइन। तो आप देख सकते हो मतलब कि अगर इंडिया का रिलेशनशिप जैसा भी रहा है पैलेस्टाइन से, लाइक आप देख रहे हो कि इंडिया मैक्सिमम टाइम पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, लेकिन इसकी वजह से इंडिया और इसराइल के रिलेशनशिप में कभी कोई मतलब कि दिक्कत नहीं आई, तो ये बोलना चाहते हैं। लेटर फिर इंडिया ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगा, एक डीहाइफनेटेड पॉलिसी को परस्यू करेगा सो दैट वो अपने रिलेशंस इसराइल और पैलेस्टाइन दोनों के साथ अच्छे बना के रख सके, इसलिए इन्हें 2 स्टेट सोल्यूशन पे हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया। अब डीहाइफनाइजेशन ऑफ रिलेशन विद इसराइल का मतलब क्या है, डीहाइफनेशन का मतलब क्या है, हमें दोनों एंटिटीज़ को डीलिंग करना है और हमें दोनों को एज ए कंसीडर करना है, दोनों इंडिविजुअल हैं। लाइक अगर सपोज करो आप 3 दोस्त हो और आपके 2 दोस्त में लड़ाई होगी, जैसे आप एस्पायरेंट्स देख लो, ठीक है, तो उसमें यह था ना जैसे गुरु और उसमें लड़ाई हो गई थी, ठीक है, तो एसके क्या था, वो न्यूट्रल था, ठीक है। तो इसी का बात करें कि हमें दोनों को एज एन इंडिविजुअल कंसीडर करना है और हमें 2 एंटिटीज़ के जो लिंक है उसको नहीं देखना है, ठीक है। इंडिया का जो रिलेशनशिप है इसराइल के साथ वो इसलिए क्योंकि इंडिया की खुद की मेरिट्स हैं या फिर इसराइल की मेरिट्स हैं, और इंडिया इंडिपेंडेंट है और इंडिया की जो रिलेशनशिप है वो पैलेस्टाइन्स के कैसी है उस पर डिपेंड नहीं करती कि इंडिया और इसराइल की रिलेशनशिप कैसी होगी, ठीक है। डीहाइफनेटेड पॉलिसी क्या करती है, वो डज नॉट इम्प्लाई कि इंडिया किसी एक पार्टी पे ज़्यादा शिफ्ट हो रहा है रेदर
प्रेजेंट, ये इंडिकेट करती है कि इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक्टिव रखता है बिल्ट ऑन नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम अपने रिलेशंस बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई उस कंट्री के साथ रिलेशन ऐसे हैं तो मैं अपने रिलेशन उसके साथ ख़राब करूँ, ऐसा नहीं है। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, छोटी छोटी न्यूज़ हमारी। कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल असेस दैट इज़ अ कोवैक्स, ये इनिशिएटिव है जिसको इसलिए स्टार्ट किया गया था सो दैट हम जो पुअरेस्ट कंट्रीज़ हैं उनको भी असेस पहुंचा सके वैक्सीन्स का। ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था WHO के द्वारा, यूरोपियन कमीशन के द्वारा और फ्रांस की गवर्नमेंट के द्वारा अप्रैल 2020 में। WHO, गैवी, CEPI, यूनिसेफ, ये सब इंप्लीमेंटिंग पार्टनर्स हैं। इन चारों के भाई जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप बोलते हो मैम एक दो क्वेश्चन बताओ, जो क्वेश्चन मैं बीच में पूछती हूँ वही आप मुझे उसका आंसर दे दिया करो। हाईवर जो इनिशिएटिव है वो उसने अपना गोल अभी तक अचीव नहीं किया, मतलब कि हमारा काम था कि पूरे कंट्रीज को हम वैक्सीन पहुंचाए, लेकिन हमारा गोल अभी तक अचीव नहीं हुआ बिकॉज हम कुछ मैन्युफैक्चरर्स बहुत कम हैं, उन पर हम ओवर डिपेंडेंट हैं। और वैक्सीन्स की जो ऑलरेडी जो रिच कंट्रीज उन्होंने एडवांस बुकिंग कर रखी है, लाइक हमने खुद कर रखी है। एक वैक्सीन है नोवावैक्स है, उसका हमने ऑलरेडी 60% बुकिंग हमने कर रखी है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं हुई है और शॉर्टेज की कमी है किसकी, फंडिंग की। नेक्स्ट है बबल कर्टेन, इसको टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है पहली बार इंडिया में सो दैट हम क्या कर सके, जो प्लास्टिक एंटल होता है रिवर यमुना में वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। एक नॉन इन्वेजिव सोल्यूशन है सो दैट हम प्लास्टिक को स्टॉप कर सकें फ्रॉम एंटरिंग द ओशन। शिप्स और फिश क्या कर सकते हैं, इस एयर बबल्स के थ्रू पास हो सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक रुक जाएंगे। ठीक है, तो कभी ये मत सोचना कि शिप्स और फिशेस को नुकसान होगा, नो। ये बबल स्किन क्या किया जाएगा, एक स्पेशल डिज़ाइन एयर ट्यूब से बनाया जाएगा जो कि हम कैनाल या रिवर के बेड में डायगनली प्लेस रखेंगे। इससे क्या आएगा, जो वेस्ट होगा वो सरफेस पे आएगा और प्लास्टिक भी जो रिवर्स के किनारे हैं उन पे खुद भी आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कलर्ड कोडेड वार्निंग ऑफ IMD। तो भाई आपको पता होना चाहिए सभी IMD की जो कलर कोडिंग होती है, हमने पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया। IMD ने ऑरेंज अलर्ट इशू कर दिया मुंबई, थाने और पालघर में। IMD जो इशू करती है कलर कोडेड वार्निंग, वो डिपेंड करती है कि उस पर्टिकुलर डिजास्टर की इंटेंसिटी कितनी होने वाली है। ग्रीन, येलो, ऑरेंज रेड, आपको पता है ग्रीन मतलब कि बिल्कुल सही है और लाल तो भाई खतरे की घंटी है। तो ये वार्निंग मेनली हम इसलिए रखते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो रेडी रहें और जिस हिसाब से जो एक्शन लेना उस हिसाब से सिचुएशंस को हैंडल कर सकें आउट ऑफ द वेदर रिलेटेड डिजास्टर इवन। ऑफ कोर्स ग्रीन है तो नो वार्निंग, येलो है तो बी अपडेटेड, ऑरेंज है तो प्रिपेयर्ड रहो और अगर रेड है तो मतलब भाई एक्शन ले लो। नेक्स्ट है माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस। अभी क्या है रिसेंटली जो काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट वाटर है उन्होंने एक रिपोर्ट निकली है जिसमें ये बोला है कि साइक्लोन की जो इंटेंसिटी बढ़ रही है और इंडिया में भी इतनी तेज़ी से अब साइक्लोन आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है कहीं और आ रहे हैं। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज हो रहा है स्पेशली ड्यू टू द माइक्रो क्लाइमेटिक चेंज। माइक्रो क्लाइमेट मतलब कि जो बहुत ही लोकल, मतलब कि एक जगह जो क्लाइमेट को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, जैसे सोयल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एयर टेम्परेचर बढ़ रहा है, विंड की डायरेक्शन चेंज हो रही है, सॉइल मॉइस्चर, एयर ह्यूमिडिटी, इनकी वजह से क्या है डे नाइट इफेक्ट हो रहा है, सीजनल इफेक्ट। देखो अगर टेम्परेचर भी ज़्यादा लाइक चेंज होना, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब नाइट में कैसा और डे में कैसा, तो उसकी वजह से भी क्या है ये इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा पड़ती है। तो जो माइक्रो क्लाइमेट चेंज का जो इफेक्ट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इनके इफेक्ट्स को लाइक साइक्लोन की जो इंटेंसिटी है उनको एम्पलीफाई कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर पीक्स, ड्राउट्स आ सकती हैं, इरेगुलर रेन्स आ सकते हैं या फिर डिले रेनफॉल हो सकते हैं। एनिमल्स कुछ जो न्यूज़ में थे, एक तो कोलकैन फिश है। कोलकैन एक एक्सट्रीमली रेयर डीप सी फिश स्पीसीज है फिश की जो इंडियन ओशन में पाई गई हैं। ये हमने सोचा था कि ये एक्सटिंक्ट हो गई हैं 65 मिलियन ईयर्स एगो जब डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, लेकिन अभी जो कोलकैन की जो टू स्पीसीज़ हैं, एक तो जो कोमोरोस आइलैंड के पास रहती हैं नियर द ईस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका और दूसरी पाई गई है सुलावेसी आइलैंड में इंडोनेशिया के पास। IUCN स्टेटस क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, जबकि जो सुलावेसी कोस्टीन है उसको एज अ वल्नरेबल क्या किया गया है, लिस्ट किया गया है। कीकाडास को हम ब्रूड 10 भी बोलते हैं और अभी ये एमर्ज होने लगा है फ्रॉम द अर्थ इन पोर्शंस ऑफ द, पता नहीं क्या लिखा है, ये एक हर्बीवोरस होते हैं और सोयल में रहते हैं और स्पेशली ट्री रूट्स को ये खाते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 to 17 ईयर्स डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। लास्ट है कुछ न्यूज़ प्लेसेस में कुछ न्यूज़ थी, कुछ प्लेसेस न्यूज़ में थे। फजाद बी गैस फील्ड, ये इंडिया ने क्या किया, ONGC का जो विदेश लिमिटेड डिस्कवर्ड फरजाद बी गैस फील्ड है उसको खो दिया जो कि पर्शियन गल्फ में था, क्योंकि ईरान को एक कॉन्ट्रैक्ट मिल गया फॉर डेवलपिंग द जायंट गैस फील्ड टू अ लोकल कंपनी। मतलब कि पहले इस गैस फील्ड को लाइक डेवलप करने का जो जिम्मेदारी थी वो ONGC को दी थी, लेकिन अभी ईरान ने क्या करा, ये कॉन्ट्रैक्ट किसी वहीं की लोकल कंपनी से कर लिया, जिसकी वजह से इंडिया ने ये खो दिया है। ये ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड, ऑफशोर मतलब कि समुद्र में है, ऑनशोर मतलब
लैंड पे होता है जो पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है ईरान में। इसको डिस्कवर किया गया था फर्सी ऑफशोर एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में 2008 में, किसके द्वारा, ONGC विदेश लिमिटेड के द्वारा, जो कि एक इन ओवरसीज मतलब कि हमारी बाहर मतलब कि इंडिया की है लेकिन वो फॉरेन में इन्वेस्टमेंट आर्म है इंडिया के स्टेट ऑन ONGC की। नेक्स्ट है सुदानो सहेलियन जोन। ये मोस्ट वल्नरेबल है टू द क्लाइमेट चेंज बिकॉज जो फूड प्रोडक्शन हो रहा है अफ्रीका के इस जोन में वो अंडर थ्रेट है। ये एक सेमी एरिड है, मतलब कि जो सुदान सहेलियन जोन है सेमी एरिड है। कहाँ पे लोकेटेड है, बिटवीन द सारन डेजर्ट एंड द वूनियन जोन, और ये अटलांटिक कोस्ट से लेकर रेड सी कोस्ट तक अपना जो स्ट्रेच होता है। फाइन, सिंपल बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उससे ज़्यादा वल्नरेबल है, और यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा अंडर थ्रेट है। तो कहीं यहाँ पे जो हमारे डेली करंट अफेयर है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक ले बाय, टाटा।